हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तवाई मैथ क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 का और जो शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करने हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो क्वेश्चन है वो हमने पहली वीडियो में करा दिए हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़े हो तो उसमें जाकर हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम लिंक दे देंगे और आप वहाँ जाकर के पढ़ लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। कहता है कि दिए हुए सदिशों a बराबर इतना है और b बराबर ये है। इन दोनों के लिए सदिश a प्लस b के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, जिसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है पहले वह सदिश ज्ञात करिए। तो किसके अनुदिश ज्ञात करना है? a प्लस b के। तो हम a प्लस b ज्ञात कर लेते हैं। तो a प्लस b बराबर, आप जान ही रहे हैं कि a का मान कितना है, 2i प्लस जे प्लस 2k कैप, प्लस b का मान कितना है, माइनस आई प्लस जे और माइनस k कैप। तो आई वालों को जोड़ो, जे वालों को जोड़ो, के वालों को जोड़िए। तो 2 और माइनस 1 यानी कि प्लस का 1 बचेगा, यानी कि आई कैप बचेगा। माइनस के 1 और प्लस का 1 ये कट ही जाना है, ये कट जाएगा। बचेगा कौन आगे, 2k और माइनस के यानी कि प्लस के। कुल मिलाकर के a प्लस बी बराबर कितना आ गया, i प्लस के। अगर मुझे a प्लस बी के अनुदेश मात्रक सदिश ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा कि जिसका अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है ना, उस वेक्टर में, यानी कि जैसे a प्लस बी का ज्ञात करना है तो a प्लस बी में उसी के परिमाण का भाग देना होता है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, इसका परिमाण ज्ञात कर लेंगे। तो परिमाण a प्लस बी बराबर परिमाण i प्लस के मॉड। तो परिमाण ज्ञात करने की क्या करते हैं कि i के घटक का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग प्लस k के घटक का वर्ग 1 का वर्ग। ये तो है ही नहीं तो छोड़ दिया, बराबर वर्गमूल में कितना आ जाएगा, 2। तो ये सब वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, i प्लस के अपॉन a प्लस बी का मॉड कितना आया है, वर्गमूल 2। इससे आप देख सकते हैं 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 k कैप। ठीक है स्टूडेंट, ये का आंसर आ जाएगा। अब आगे कहता है स्टूडेंट कि सदिश 5i माइनस जे प्लस 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। अब तक हमने क्या किया था, मात्रक सदिश ज्ञात किया था। मात्रक सदिश का मतलब जिसका परिमाण 1 हो, और यहाँ पे क्या कह रहा है, जिसका परिमाण 8 इकाई हो। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए सदिश दे रखा है, हम इसे मान लेंगे कोई a सदिश है। माना a बराबर 5i माइनस जे प्लस 2k, ये हमने a का मान नाम दे दिया, इसका a है। अब इसके अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो a के अनुदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई है बराबर। देखिए, आप सब जानते हैं कि मात्रक सदिश का मतलब है जिसका परिमाण 1 हो। तो परिमाण 1 हो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि a वेक्टर में, यानी कि जिसका परिमाण 1 ज्ञात करना है उसके सदिश में उसके परिमाण का भाग दे देते हैं। ठीक है ना, तो ये करना होता है। अगर मैं ऐसे कहूँ तो ये क्या आ गया, हमारा मात्रक सदिश आ गया, किसका, a का। लेकिन वो मात्रक सदिश मतलब जिसके परिमाण 1 इकाई है, और ये कह रहा है कि 8 इकाई होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी में 8 का गुणा कर देंगे। भाई जिसका परिमाण 1 है और उसमें 8 गुणा कर देंगे तो इसका परिमाण 8 इकाई हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि इसका मान स्वयं ज्ञात कर लेना है। कैसे, 8 इंटू a कितना है, 5i माइनस जे प्लस 2k,
और इसमें भाग देना है इसके परिमाण के। किसके परिमाण का? 5i माइनस जे प्लस 2k। तो स्टूडेंट ये आपको स्वयं करना है। यहाँ से आगे ये बता चुके हैं कई बार कि परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, परिमाण तो ज्ञात करना है उसका। अब आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में कि दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस 3j प्लस 4k और माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k संरेख हैं। संरेख मतलब समांतर में सिद्ध करने हैं। तो जिस समय हम संरेख की परिभाषा पढ़ रहे थे उस समय आपको बताया था कि a बराबर लैम्डा बी, a बराबर लैम्डा बी टाइप में अगर कोई सदिश बन जाए तो वो आपस में कैसे होते हैं? संरेख होते हैं या समांतर होते हैं, या आप संपाती भी कह सकते हैं, जैसे भी आप कहें, है ना। कुल मिलाकर उनकी दिशा समान होनी चाहिए, मतलब उनके बीच की जो दूरी है बराबर रहनी चाहिए बिंदु। अब देखिए क्या है, एक का नाम हम दे देते हैं ए, माना ए बराबर 2i माइनस 3j प्लस 4k। इधर दूसरे का नाम हम दे देते हैं बी, बी बराबर कितना है? माइनस के 4i प्लस 6j और माइनस के 8k। तो अगर इनके दिक्कतपातों की बात करें तो एक का 2 है, एक माइनस 3, एक प्लस के 4 है, इसके माइनस 4, 6 और माइनस 8 है। अगर हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं भाई a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अगर ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो संरेख कहलाएंगे सदिश। एक तरीका ये भी है, पर हम करेंगे आसान तरीका, इनकी b बराबर दे रखा है इतना, तो आप अगर चाहें तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं, माइनस के 2 कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस के 2 जब कॉमन ले लेंगे हम लोग तो बन जाएगा कितना? 2i माइनस के 3j और प्लस के 4k। तो स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे कि जो b का मान है b बराबर -2, और देखिए ये जो मान आप देख रहे हैं वह a का है ना। तो a यहाँ पर रख दिया, तो ये किस रूप में हो गया? b बराबर लैम्डा a या a बराबर लैम्डा b के रूप में हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं? तो a और b संरेख होंगे। क्लियर है? अगर दो सदस्यों को संरेख दिखाना है तो या तो उनके घटकों का अनुपात आप बराबर दिखा दीजिए, या फिर a बराबर लैम्डा b या b बराबर लैम्डा a के रूप में उसे हल कर दीजिए। ठीक है, आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन 12वां है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है पेपर में। कहता है कि सदिश i प्लस 2j प्लस 3k की दिक् कोसाइन ज्ञात करिए। देखिए मैंने तुमको बताया था कि जो i के, j के और जो k के घटक हैं ना, इन्हीं को दिक्कनुपात भी कह देते हैं, इन्हीं को आप घटक भी कह देते हैं, इन्हीं को आप अदिश घटक भी कह देते हैं, और इन्हीं को ही आप दिक् कोसाइन भी कह सकते हैं। पर उसमें यह है कि इनके घटकों का जो वर्ग का योग है वो 1 होना चाहिए। इन्हीं घटकों को आप दिक् कोसाइन कह सकते हैं यदि इनके घटकों का वर्गों का योग कितना हो जाए? 1 हो जाए। लेकिन यहाँ तो 1 नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 9 और 4 13 और 1 14, 14 हो रहा है, वर्गमूल 14। तो ये तुम्हारी दिक् कोसाइन नहीं है, मतलब क्या है कि ये दिक् अनुपात हैं। तो ऐसे सदिश, यानी कि जब भी कभी सदिश दिया गया हो और दिक् कोसाइन ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लीजिए। तो जो सदिश हमें दे रखा है उसे हम नाम दे दिया है कि कोई सदिश है a, माना a बराबर i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो जिसके दिक् कोसाइन ज्ञात करने हो उसका 21 सदिश ज्ञात कर लीजिए, यानी कि a कैप ज्ञात कर लीजिए। तो बनेगा क्या? a वेक्टर बटे परिमाण a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बराबर ये बन जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k बटे इसका परिमाण i प्लस 2j प्लस 3k। तो कितना हो जाएगा? बराबर i प्लस 2j प्लस 3k बटे वर्गमूल में 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर कितना हो गया? i प्लस 2j प्लस 3k बटे वर्गमूल में कितना?
1 और 4 9, और 9 और 4 13, और एक, हाँ 1 और 4 5 हुई 14। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 1/√14 आई प्लस 2/√14 जे प्लस 3/√14 और के। तो जो दिक् कोसाइन इनके बन जाएंगे, दिक् कोसाइन बराबर, देखिए एक तो बन गया ये 1/√14, दूसरा बन गया 2/√14, तीसरा बन गया 3/√14। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे करके दिक् कोसाइन ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा, इनका एक फॉर्मूला और भी लोग बना लेते हैं। अगर आप इतनी लंबा प्रोसेस ना करें तो सीधे सीधे भी कह सकते हैं क्या, कि जैसे मान लीजिए आपके पास में दिक् अनुपात हो, यदि दिक् अनुपात, अभी ये क्या थे, दिक् अनुपात तो थे ही, तो दिक् अनुपात बराबर तुम्हारे पास में हो A, B और C, इस तरह से हो, और इन दिक् अनुपातों की सहायता से हमें और ज्ञात करना हो दिक् कोसाइन, तो कैसे करेंगे, तो दिक् कोसाइन ये बन जाएंगे जैसे L बराबर, तो L पहला होता है, तो पहले मतलब कौन है A बटे वर्गमूल में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये आ जाएगा। ऐसे ही M बराबर कितना हो जाएगा, M दूसरे पे आता है तो दूसरे की B बटे वर्गमूल में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N बराबर हो जाएगा C बटे वर्गमूल में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप चाहें तो इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे आप A B C के मान रख लीजिए, A का मान यहाँ पे 1 है, B का मान 2 है और C का मान 3 है। चाहे तो आप ऐसे ज्ञात कर लीजिए, चाहे आप ऐसे ज्ञात कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो उस तरह से आप हल कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन दोनों ही प्रोसीजर को आप दिमाग में रखिए, क्योंकि जब बड़े सवाल आएंगे तो हमें जो भी शॉर्ट तरीका लगेगा उससे हम हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 12 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन। देखिए कहता है 13वें क्वेश्चन के बिंदुओं A और B को मिलाने वाले एवं A से B की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात करिए। दिक् कोसाइन अभी ज्ञात किए हैं ना, तो वो किसके ज्ञात किए हैं, A के। अब किसके ज्ञात करने हैं, A और B को मिलाने वाले एवं A से B की तरफ दिष्ट, यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है, A से B की तरफ दिष्ट, ये ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो A B ज्ञात करने के लिए क्या होगा, OB माइनस OA, यानी कि पीछे वाले के स्थिर सदिश में से आगे वाले का स्थिर सदिश घटा देना है ना। तो बराबर पीछे वाले का स्थिर सदिश क्या है, -1 I है, -2J और प्लस K। इसमें से घटाना है कौन, -A कौन है, I प्लस 2J माइनस 3K, घटा दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में AB वेक्टर। तो -1 और -1 -2 I कैप, इधर -2 और -2 माइनस हो जाएगा ना, ये दुगना करेंगे तो -2 -4 J कैप। अब प्लस का K है और प्लस के 3 है, तो यानी प्लस के 4 K कैप। ठीक है, तो अब जैसे हमने अभी 12वां क्वेश्चन किया था, ठीक ऐसे ही आपको ये स्वयं कर लेना है। ठीक है ना, ये क्या है, AB वेक्टर, AB सदिश, और आपको क्या ज्ञात करना है, इसके दिक् कोसाइन। अगर कहा जाए तो ये A बराबर तुम्हारे पास में -2 है, और B बराबर में -4 है, और C बराबर में +4 है। ठीक है ना, तो अगर आपको L ज्ञात करना है तो क्या फॉर्मूला है, A अपॉन वर्गमूल में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है ना, तो आप चाहे जो हमने 12वां किया है उस तरह से कर लीजिए, चाहे आप ये फॉर्मूला लगा करके ज्ञात कर लीजिए, है ना। L ज्ञात करिए, M ज्ञात करिए और N ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएंगे, दिक् कोसाइन। स्टूडेंट आगे क्वेश्चन है 14वां, कि दर्शाइए कि सदिश I प्लस J प्लस K अक्षों OX, OY तथा OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। हमें बताना है कि यह सदिश इन तीनों अक्षों के साथ में बराबर
झुका हुआ है, बराबर झुका हुआ है। झुका मतलब उसका कोण सभी अक्षों के साथ में कैसा है, बराबर। अब बात अगर कोण की आई है तो कोण का काम कौन करेगा हमारे पास, दिक् कोसाइन। हमने देखा ना दिक् कोसाइन किसे कहते हैं, दिक् कोसाइन उसे कहते हैं कि जो सदिश है वह अक्षों के साथ में जो कोण बनाता है उनके कोसाइन को क्या कहते हैं, दिक् कोसाइन कहते हैं। ठीक, मतलब दिक् कोसाइन किसका काम करेगा, कोण का काम करेगा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनका जो दिक् कोसाइन है वो कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो माना जो सदिश हमें दे रखा है क्या है, ए बराबर आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, तो हमें बताना है दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन क्या है, यहाँ पर अगर हम ऐसी नाम ले दें कि भाई यहाँ दिक् अनुपात क्या है, 1 1 और 1। अगर हम दिक् कोसाइन ज्ञात करें, दिक् कोसाइन तो एक है एल बराबर कितना, पहले के बट्टे में और अन्य सभी के वर्ग का योग। जान रहे हैं ना क्या, a बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि इन तीनों का वर्ग। तो कितना हो जाएगा, 1 बटे वर्गमूल में 3। तो स्टूडेंट्स जो दिक् कोसाइन का पहला पॉइंट है, जो एक्स अक्ष के साथ कोण बनाता है, उसे आप एल के नाम से भी जानते हैं और उसी को आप कॉस अल्फा भी कहते हैं। कॉस मतलब कोसाइन, है ना। तो हम क्या कह देंगे कि इसी एल को कह देंगे कॉस अल्फा बराबर कितना, 1/√3। कितना हो जाएगा, एल्फा बराबर कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो आप अगर इसकी शुरुआत करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि माना अक्षों के साथ बने कोण बराबर एल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एल्फा का मान आ ही गया, ऐसे ही बीटा का मान याद करेंगे। तो बीटा मतलब एम, यानी कि आप जब m का मान ज्ञात करोगे तो वो किसके बराबर होगा, कॉस बीटा के। कॉस बीटा मतलब m, कॉस बीटा आप जान नहीं रहे, कॉस बीटा मतलब m, और m क्या होता है, b का मतलब यहाँ पे 1 बटे वर्गमूल में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो बराबर किसको हो जाएगा, 1/√3 के। तो यहाँ से तुम्हें बीटा बराबर मिल जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है ना। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, गामा का मान निकाल लोगे। एल्फा का आ गया है, बीटा का आ गया, गामा का मान निकाल लेंगे तो आप पाएंगे कि एल्फा बराबर किसके है, बीटा के बराबर किसके है, गामा के। और यही हमें सिद्ध करना था कि सभी जो कोण है वो कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एन का मान इनकी कॉस गामा का मान भी ज्ञात करना है, ठीक इसी तरह से। ठीक है, तो ये आप स्वयं करिए, थोड़ा सा बचा है वो करना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं 15वां। यहाँ दिया है कि बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंतः और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जब अंतः करेगा तो बनेगा कितना, MB + NA/2। मतलब यहाँ पर A का काम करेगा ये और B का काम करेगा ये बिंदु P का स्थिति सदिश है और ये बिंदु Q का स्थिति सदिश है। यानी कि A बराबर, यहाँ A बराबर क्या है, I + 2J और -K, और B बराबर क्या है, -I + J और +K। ठीक है, तो सबसे पहले, और अनुपात भी दे रखा है, अनुपात क्या है, 2:1। तो ये तुम्हारा काम करेगा m का और ये काम करेगा तुम्हारे लिए n का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नंबर 1 अंतः विभाजित, दो क्वेश्चन है इसके अंदर, एक तो अंतः वाला है, एक बाह्य वाला है। तो अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश, अगर कोई अंतः विभाजित कर रहा है बिंदु, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि MB + NA/M + N।
यानी कि मान रख दीजिए। तो बराबर m का मान कितना है 2, b का मान कितना है -i प्लस j प्लस k प्लस n का मान कितना है 1 और a का मान कितना है i प्लस 2j और -k बटे m प्लस n मतलब 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा -k 2i। तो यहाँ लिख देते हैं। अगर मैं बिंदु R का स्थिर सदिश का नाम C दे दूं तो मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा कि C बराबर -k 2i प्लस k 2j प्लस 2k बराबर, सॉरी प्लस में इसका गुणा करिए तो 1 का गुणा करने में यही आएगा i प्लस 2j और माइनस का k बटे 3, 2 और 1 3, तो बराबर -2 और प्लस का 1 तो माइनस का i और प्लस के 2 मतलब प्लस के 4j और 2k माइनस के यानी कि प्लस का k बचेगा, बटे में क्या बचेगा 3। तो ये क्या होगा बिंदु R का स्थिति सदिश हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि स्थिति सदिश में वो आपसे या तो साफ साफ कह देगा कि ये इसका स्थिति सदिश है या फिर उसे बिंदुओं के रूप में दे देगा। जैसे कि हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये बिंदु P का स्थिति सदिश है क्या 2i प्लस 3j प्लस 4k। क्लियर। और यहाँ पे भी क्या किया इसने, इसे सदिश के रूप में साफ साफ दे दिया है। तो यहाँ से हमें जान लेना चाहिए कि ये बिंदु P है और ये कोष्टक में दिया मतलब इसका निर्देशांक के रूप में दिया गया है कुछ ना कुछ, तो ये क्या है सदिश है, स्थिति सदिश है। ठीक है ना। स्थिति सदिश तुम्हें या तो साफ साफ नाम से दिया जाएगा या बिंदु के रूप में दिया जाएगा। ठीक है ना, या फिर इस तरह से कोष्टक में तुम्हारे लिए दे दी जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि यह क्या है स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश का मतलब होता है कि बिंदु O के सापेक्ष उसकी स्थिति क्या है, ये आप दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए। एक होता है सदिश और एक होता है स्थिति सदिश। अब सदिश का तो पता नहीं कहाँ से शुरू है कहाँ ख़त्म है, लेकिन स्थिति सदिश का मतलब है कि बिंदु O के सापेक्ष उस बिंदु की स्थिति क्या है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसी में दूसरा पार्ट जो है वो आपको स्वयं करना है। कहता है कि बाह्य विभाजित करने वाले, यह है ना बाह्य विभाजित करने वाले, बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश। यहाँ पे हम नाम दे दें D, नाम दे दें, पहले C दे दिया है अब D दे दीजिए। तो D बराबर बाह्य का फॉर्मूला है MB माइनस NA अपॉन M माइनस N। तो स्टूडेंट ये आपको स्वयं करना है। ठीक है ना, ये आप स्वयं करिए और तब देखिए क्या आता है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिए करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और लाइक तो कर ही दिया करिए कम से कम, जब आप पढ़ रहे हैं तो तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है तो हमारा भी फ़ायदा कुछ हो जाए। ठीक है, ताकि हमें भी कुछ एक जैसे कहते हैं कि भाई प्रेरणा मिले कि भाई हम आगे कुछ बनाए कि ना बनाए। ठीक है, दूसरा 16वां क्वेश्चन देखिए। कहता है कि दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे तो क्या था कि m/n और ये सब दिया हुआ था, और लेकिन यहाँ पे क्या है मध्य बिंदु ज्ञात करना है ना। तो मध्य बिंदु के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इसे हमने नाम दे दिया इसका, माना A बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k। इधर B बराबर हमने नाम दे दिया इसका 4i प्लस j माइनस के 2k। तो अगर हमें मध्य बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, तो सीधा फॉर्मूला होता है कि बराबर a प्लस b बटे 2। ठीक है ना, तो ये आपको स्वयं करना है, दोनों को जोड़ दीजिए और आप अपना काम कल, बहुत सिंपल है, इसे जोड़िए 2 का भाग दे दीजिए, बस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आइए स्टूडेंट देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि बिंदु A, B और C
जिनके स्थिति सदिश क्रमशः ए, बी और सी हैं, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। आप समझिए, जैसे कि हमारे पास एक्स, वाई, जेड अक्षों के बीच में और 3 बिंदु हैं ए, बी और सी। मान लीजिए यहाँ हमारा ए है, यहाँ कोई बिंदु बी है, कहीं मानने से मान चल रहे हैं, और एक मानने बिंदु को यहाँ पे हमारा सी है। तो वो कहता है कि ये जो तीनों बिंदु हैं उनके स्थिति सदिश, मतलब बिंदु ओ से इनकी जो स्थिति है वो हमें दे रखी है स्टूडेंट। ये दे रखी है कितनी, ए वेक्टर, ये दे रखी है कितनी, बी वेक्टर, और ये दे रखी है हमारे लिए स्टूडेंट सी वेक्टर। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि बिंदु ए, बी और सी, ए, बी और सी, ये 3 बिंदु की बात कर रहे हैं। सी, जिनके स्थिति सदिश क्रम से ए, बी और सी हैं, यानी कि इस तरह से हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। कौन, ए, बी, सी। मतलब हमें सिद्ध करना है कि जो ये बिंदु हैं ए, बी, सी, वह समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। हमें सिद्ध करना है कि यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना। अब ये दिमाग में फिक्स मत कर लेना कि कोण भी 90 का है, कोई भी 90 का हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। आप ये बस जानिए कि समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। अब समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए 2 बातें हैं, या तो आप किसी एक कोण को 90 का दिखा दीजिए, या तो ए को 90 दिखाओ, या बी को दिखाओ, या सी को दिखाओ, कोई एक कोण 90 का होना चाहिए। या फिर बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि भुजा मतलब इनकी माप, कौन की भुजा माप, एक तो BC की माप, इधर AB की माप, इधर AC की माप। माप मतलब उनकी दूरी, लंबाई कितनी है, लंबाई मतलब उनका परिमाण क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें AB का परिमाण पहले चाहिए, BC का परिमाण चाहिए और AC का परिमाण चाहिए। तो जिसका परिमाण चाहिए पहले तो वह होना चाहिए। जैसे कि हमें AB का परिमाण चाहिए तो हमें AB ज्ञात करेंगे पहले। तो AB बराबर क्या होगा, AB बराबर आप जान ही रहे हैं कि बिंदु B का स्थिति सदिश, मतलब कौन, B, और माइनस बिंदु A का स्थिति सदिश यानी कि A। तो बन जाएगा 2i माइनस जे प्लस के, ये B है, माइनस A कितना है, 3i माइनस 4j माइनस 4k। इसे हल कर लीजिए, कितना हुआ, माइनस के i, माइनस का j है और प्लस का 4 है, तो प्लस के 3j, इसके बाद प्लस के और प्लस के 5 के, तो 5 को हो जाएगा। ये किसका मान आ गया, ए बी का। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए बी की लंबाई। ये क्या आया है, सदिश ए बी आया है। तो ए बी की लंबाई याद करने के लिए क्या करेंगे, ए बी का परिमाण याद करेंगे स्टूडेंट। तो बराबर परिमाण ऑफ माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो बराबर हो जाएगा वर्गमूल में -1 का वर्ग, परिमाण तो आप जान ही रहे हैं, -1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और प्लस 5 का वर्ग। तो बराबर हो जाएगा वर्गमूल में 1 प्लस 9 प्लस 25, मतलब वर्गमूल में क्या हो जाएगा, 9 और 1 10 यानी कि 35। तो स्टूडेंट एक बात और यहाँ सीख लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास में किसी सदिश का परिमाण आपने ज्ञात किया, तो उसे आप केवल परिमाण ऐसे भी लिख सकते हैं उसका, ठीक है ना। यानी कि आप जो देख रहे हैं किसी सदिश का परिमाण इसके बराबर आप लिख सकते हैं प्रतीक में। तो इस तरह से जो हम ए बी सदिश का परिमाण ज्ञात कर रहे हैं वह किसके बराबर हो गया है, ए बी के।
ठीक है ना। अब ध्यान रखिए कि इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा हुआ है। ये क्या है, सदिश राशि है, और ये क्या है, अदिश राशि है। ये हट जाएगा वहाँ से, है ना। जैसे ही परमार लोगे तो वो एक अदिश राशि हो जाएगी, अदिश राशि के ऊपर वेक्टर नहीं आता है। क्लियर। तो जिस तरह से हमने ए बी ज्ञात किया है, ठीक वैसे ही बी सी भी ज्ञात करेंगे और ए सी भी ज्ञात करेंगे स्टूडेंट। अब बी सी ज्ञात कर रहे हैं, तो बी सी मतलब सी माइनस और बी, यानी कि पीछे वाले का जो वेक्टर सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, उसमें से आगे वाले का पोजीशन वेक्टर घटा देंगे, है ना। तो हमारे पास में सी की वैल्यू हमें पता है, सी बराबर है आई, ये रहा आई माइनस 3J माइनस 5K। तो ये हो जाएगा तुम्हारा। अब सीधे घटा देते हैं, क्या करना है, ठीक है। आप अपना घटाइए, कैसे घटाएं। आई में से 2 आई जाएंगे तो माइनस का 1 आई कैप, इधर माइनस 3 में से प्लस का हो जाएगा ना ये, तो ये प्लस का 1 है, ये माइनस के 3 है, तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2J कैप, इधर माइनस के 5 और ये माइनस का 1। भाई ये घटाना है ना अभी, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस के 5 और माइनस के 1 यानी माइनस के 6 के कैप। ये क्या आ गया हमारे पास में स्टूडेंट, बी सी वेक्टर। अब हमें चाहिए क्या, बी सी वेक्टर का परिमाप चाहिए। तो बी सी वेक्टर का जो परिमाप होगा स्टूडेंट, बराबर हो जाएगा वर्गमूल में -1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग, बराबर हो जाएगा वर्गमूल में 1 + 4 + 36, मतलब वर्गमूल में 41। ठीक है। अब मात्रक लगाना चाहें तो लगा दीजिए, ना लगाएं तो अभी कोई ऐसी बात है नहीं। मात्रक मतलब कोई लंबाई जैसे हमने याद करिए तो कोई ना कोई सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कोई होता है, लेकिन यहाँ कुछ दिया नहीं है तो आप मात्रक लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट ज्ञात करते हैं ठीक ऐसे ही ए सी। तो ए सी मतलब सी का स्थिर सदिश माइनस ए का स्थिर सदिश। और आप यहाँ इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि ए सी ज्ञात करें कि सी ए ज्ञात करें, ठीक है ना। वो इसलिए नहीं रहिएगा क्योंकि जब ए सी ज्ञात, इसका परिमाण हम ज्ञात करने वाले हैं, तो परिमाण मतलब उसकी लंबाई ज्ञात करेंगे, तो वो ए सी हो या सी हो, बात तो एक ही है ना। उत्तर भी तुम्हारा सेम ही आएगा। तो सी में से जब हम ए घटाएंगे तो आपके पास सब लिखा ही है, आप घटाएंगे कैसे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये सी है और ये ए है, तो 1 और माइनस के 3 है तो माइनस के 2 बचेंगे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ माइनस के 2, -2 आई कैप। इधर माइनस के 3 है और ये प्लस के 4 हो जाएंगे, तो प्लस का जे बचेगा। अब माइनस के 5 हैं और प्लस के 4 हैं, तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है ना, तो माइनस का के। ये सब हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, ए सी वेक्टर। तो यहाँ से यदि हम ए सी वेक्टर का परिमाण याद कर लें, ये क्या है, पहला वाला बी सी है, इधर ए सी का परिमाण मतलब वर्गमूल में इनका वर्ग, यानी किसका वर्ग, -2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग और प्लस -1 का वर्ग। इसे सरल करिए तो ये हो जाएगा ए सी बराबर वर्गमूल में 4 + 1 + 1, मतलब वर्गमूल में 6, इतने मात्रक। क्लियर। अब हमारे पास में ए बी की लंबाई भी है, बी सी की लंबाई भी है और ए सी की लंबाई है, हैं। तो ये देखना है कि कौन सी बड़ी है। जैसे ये 35 है, ये हमारा वर्गमूल 41 है, ये वर्गमूल 6 है, तो बड़ा कौन है ये। तो हमें ये देखना है कि क्या बड़ी भुजा का वर्ग इन 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर आता है। मतलब अब हम यहाँ चेक करेंगे कि ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग मतलब वर्गमूल में 35 का वर्ग प्लस ए सी का मतलब वर्गमूल में 6 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 + 6,
मतलब कि 41। और 41 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, बराबर वर्गमूल में 41 का होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, तुम्हारा BC के बराबर है, तो BC का वर्ग। तो यहाँ हमने देख लिया कि AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर आ गया BC के वर्ग के, यानी लिख देते हैं AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। तो स्टूडेंट हमने 10वीं क्लास में एक प्रमेय पढ़ी है कि जब दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तो जो तीसरी भुजा के सामने का कोण होता है वह क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर ABC बनाएं तो ये हो जाएगा तुम्हारा BC और A। इसलिए जो पहला वाला क्षेत्र है वो एक प्रतीक मात्र है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसे ये क्षेत्र है, ये प्रतीक मात्र बनाया है हमने आपको समझाने के लिए बनाया कि वही बिंदु ABC किस तरह से दिए गए हैं, है ना। अब वो बिंदु A यहाँ भी हो या B यहाँ हो, एक कम आप इमेजिन ही कर सकते हैं यहाँ, है ना। तो इसलिए आप उस पर ज़्यादा गौर ना करें, बस यहाँ ध्यान ये देने वाली बात है कि जो BC भुजा है उसके सामने का जो कोण होगा वह 90 का होगा। यहाँ अब एकदम फिक्स है कि जो कोण A है वो कितने का होगा, 90 का होगा। तो आप कह सकते हैं कि कोण A बराबर किसके, 90 के। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं बौधायन प्रमेय का जो विलोम है उसकी सहायता से, है ना। आप कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग यदि अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो, वर्ग के योग के बराबर हो तो बड़ी भुजा के सम्मुख कोण, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। और जब किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो तो हम जानते हैं कि वह त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज का। इसलिए त्रिभुज ABC क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और यही हमें सिद्ध करना था। क्लियर, समकोण त्रिभुज होगा, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। अब देखते हैं स्टूडेंट 18 और 19वां क्वेश्चन। 18वां 19वां क्वेश्चन क्या है, मौखिक हैं, है ना, तो उन्हें मोबाइल स्क्रीन पर ही देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट 18वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC आकृति 10.18 यानी कि ये जो आकृति हम देख रहे हैं इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो कथन सत्य नहीं है उसको क्या करना है, बताना है। देखिए क्या है, जैसे आप चित्र को देखिए, ये क्या है, AB वेक्टर, AB वेक्टर। इधर ये क्या है, इधर B से C की तरफ जा रहा है ना, तो ये क्या है, BC वेक्टर। इधर ये क्या है, इधर A से C की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, AC वेक्टर। तो जो योग नियम है त्रिभुज वाला, उसकी सहायता से हम क्या जानते हैं कि इसकी शुरुआत यहाँ से हुई, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो कुल मिलाकर जो विस्थापन हुआ वो AC के बराबर हुआ। इसका मतलब AB प्लस BC बराबर किसके, AC के हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। मतलब क्या मिला है, AB प्लस BC बराबर AC के। अब हम ये देखेंगे कि यह इसमें से किस किस को फॉलो करता है। तो देखिए, अगर मैं इस AC को AC मतलब ये जो AC है इसे अगर मैं लेके आऊँ बाएं पक्ष में तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC और माइनस के AC बराबर 0 स्टूडेंट, है ना। तो देखिए ये तुम्हारा जो दूसरा पॉइंट है उसे सत्य कर देगा। कौन, ये वाला AB प्लस BC माइनस AC बराबर 0, ये हो गया।
मतलब ये क्या है, सही है। अच्छा, अगर मैं इस AC को CA कर दूं, तो एक दिन हमने पढ़ा ना ऋणात्मक सदिश क्या होता है, तो उसमें क्या दिशा विपरीत होती है। अगर ये A है तो इसके विपरीत में ये क्या हो जाएगा, -A हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं इस AC को CA कर दूं तो क्या होगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा AB + BC + CA बराबर 0। इसका मतलब इसका दूसरा पार्ट भी सही है। ठीक ऐसे ही अगर मैं ये डीवा पार्ट देखूं तो AB ये रहा, AB -CB, तो -C यानी कि इस BC की दिशा उल्टी कर दीजिए तो -CB मिल जाएगा, और +CA बराबर 0। तो ये क्या है, चौथा भी सही है। इसका मतलब गलत कौन सा है तुम्हारा, C गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। ये क्या है, गलत है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं आगे। 19वां क्वेश्चन है कि A और B दो संरेख सदस्य हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। अगर संरेख होने के लिए तुम बताया है कि A बराबर λB या B बराबर λA, ये सही है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है B बराबर λA, ये तो सही हो गया, एकदम सही। इधर यहाँ दूसरा पार्ट देखेंगे तो A बराबर +- है। अब इसमें अगर हम λ बराबर 1 मान लें तो ये क्या हो गया, A बराबर λB, है ना। तो ये इसको फॉलो करता है किसे, A बराबर λB को। जब A बराबर λB के होगा तो इसका मतलब हो गया कि वह संरेख हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद C पार्ट में कह रहा है कि A और B के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं हैं। तो आप जानिए इस बात को कि हम बताया ना कि अगर समानुपाती में समांतर हो तो उसमें क्या है कि A1/A2 बराबर B1/B2 इस तरह से होना चाहिए। मतलब कि ये अनुपात कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। यानी घटक कैसे होने चाहिए, समानुपाती होने चाहिए। किसके लिए, संरेख के लिए। संरेख होने के लिए उनके घटक समानुपाती होने चाहिए, जबकि यहाँ क्या लिखा है कि नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन C क्या है, गलत है। और इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन C क्या है, सही है ना। कहना है सही नहीं, इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ये C जो ऑप्शन है वो तुम्हारा सही नहीं है। क्लियर। अगर इसमें अगर थोड़ा और जानकारी लेना चाहें तो कहा है कि D ऑप्शन में कि दोनों सदिशों A तथा B की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है। इसका मतलब दिशा तो दोनों की सेम है, ठीक है, लेकिन परिमाण विभिन्न है। अब परिमाण से हमें मतलब क्या है, उनकी दिशा समान होनी चाहिए, यानी कि उनके बीच में जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए एक तरीक़ा से। भाई समांतर हों हैं या संपाती हों या एक सदिश से दूसरी दिशा में घूम निकल गया है आगे, तो भी ये क्या कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ 19वें का ऑप्शन C है ना, यह कथन सही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। और अब प्रश्नावली 10.2 पढ़ेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं आपके पास में उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद।